डियर फ्रेंड्स, आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का टॉपिक है दुर्खीम के सामाजिक तथ्य का सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों की व्याख्या के अवलोकन के नियम की समालोचना। समाजशास्त्र की एक विशिष्ट पद्धति प्रतिपादन करने की दृष्टि से दुर्खीम की यह रचना एक महत्वपूर्ण कृति है, किंतु टार्डे, रेमंड एरन, बार्नेस, बोगार्डस, पीरस्टिड, रेनल्फ, कैटलिन आदि विद्वानों ने इस पुस्तक में प्रस्तुत सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, सामाजिक प्रकारों का वर्गीकरण, सामान्य तथा व्याधि के तथ्यों में भेद आदि विचारों की आलोचना की है। वो आलोचनाएं इस प्रकार से हैं। गैब्रियल टार्डे का मत है कि दुर्खीम ने सर्वत्र ही व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया है, जबकि व्यक्ति के अभाव में समाज का कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता। वे लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे लिए यह समझना कठिन है कि व्यक्तियों को निकाल देने के बाद समाज जैसी कोई वस्तु शेष रह जाएगी। यदि किसी विश्वविद्यालय के छात्रों तथा अध्यापकों को अलग कर दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि वहाँ पर नाम के अतिरिक्त और कोई चीज़ रह जाएगी। किंतु टार्डे की यह आलोचना उपयुक्त प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दुर्खीम ने यह भी कभी नहीं कहा कि व्यक्तियों के अभाव में समाज संभव है। वह तो यह सिद्ध करना चाहता था कि समाज का अस्तित्व उसके निर्माण करने वाले व्यक्तियों से पृथक और शक्तिशाली है। दुर्खीम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की दूसरी आलोचना यह है कि दुर्खीम ने जो सामाजिक तथ्य की जो विशेषता बाध्यता है की आलोचना भी कई विद्वानों ने की है। टार्डे कहते हैं कि यदि बाध्यता ही सामाजिक तथ्य की विशेषता है तो फिर क्या स्वतंत्रता, क्या सहयोग, स्वतंत्र अनुकरण, स्वतंत्र समझौते से पूर्ण संबंध, स्वतंत्र पारस्परिक सहायता और स्वतंत्र एकता को जिनमें कि दबाव नहीं है, सामाजिक तथ्य नहीं माना जाए। यदि हाँ तो ये बहुत अनुपयुक्त होगी, क्योंकि ये सभी सामाजिक तथ्य हैं। इस संदर्भ में रेमंड एरन ने भी दुर्खीम के बाध्यता शब्द की आलोचना करते हुए लिखा है कि दुर्खीम ने बाध्यता शब्द का प्रयोग अत्यंत दोषपूर्ण रूप से किया। कभी कभी तो ये समझने में कठिनाई उत्पन्न होने लगी कि केवल बाध्यता ही सामाजिक घटनाओं या तथ्यों का सार तत्व है या केवल उनकी बाह्य विशेषता है जो कि उन्हें समझने में सहायता करती है। इसके बाद तीसरा जो आलोचना है वो कैटलिन ने की गई थी कि कैटलिन, जिन्होंने कि दुर्खीम की पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का संपादन किया है, दुर्खीम की सामूहिक चेतना की अवधारणा की आलोचना की है। इस आधार पर दुर्खीम ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की जो पृथकता प्रकट की है एवं इनका क्षेत्र निर्धारित किया है वह मनमाना है। इसके बाद चौथी आलोचना है कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानने की बात कही है, जो बिल्कुल गलत है। बार्नेस ने इस विचार की आलोचना करते हुए ये लिखा कि इसके सूत्र का अभिष्ट अर्थ कभी स्पष्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुर्खीम ने वस्तु शब्द का प्रयोग चार भिन्न और घनिष्ठ संबंध रहित अर्थों में किया है। इसके बाद पांचवी जो समालोचना है
कि दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामान्य और व्याधि के सामाजिक तथ्यों के बीच भेद की भी आलोचना की गई। उसने व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर इन दोनों में भेद किया है। सामान्य सामाजिक तथ्य समाज में व्यापक और उपयोगी होते हैं, और जो तथ्य सीमित और अनुपयोगी हों वे व्याधि की हैं। इस भेद को स्पष्ट करने के चक्कर में दुर्खिम स्वयं एक उपयोगितावादी बन गया। रेमंड एरन ने भी लिखा है कि इस अंतर का महत्व दुर्खिम की सुधारवादी योजना से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि वह विशुद्ध वैज्ञानिक होना चाहता था, परंतु यह विचार उसे यह कहने से नहीं रोक सका कि समाजशास्त्र 1 घंटे के परिश्रम के योग्य भी नहीं होगा। यदि उसके द्वारा हम समाज को सुधारने के समर्थ नहीं होते, वह इस वैश्विक और वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर व्यापारिक योजनाएं बनाने की आशा रखता था। इसके बाद इसकी आलोचना है 6 नंबर की कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की विशेषता, व्यापकता और उपयोगिता के आधार पर अपराध को भी एक सामान्य तथ्य घोषित करके एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी। दुर्खिम अपराध को इसलिए उपयोगी मानता है कि यह समाज में नैतिकता, कानून और एकता के विकास में सहायक है, क्योंकि यदि अपराध होंगे तो समाज में नए कानून बनेंगे, समाज में एकता होगी। इसलिए अपराध को भी उन्होंने एक सामाजिक तथ्य कहा। किंतु ये विचार त्रुटिपूर्ण है। तब तो हम समाज में चोरी, ठगी, बलात्कार, हिंसा को इसलिए बढ़ावा दें कि इनके कारण समाज में नए नए कानून बनेंगे, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। बीयरस्टेड ने दुर्खिम के लिए इसलिए शरारत शब्द का प्रयोग किया है कि वे लिखते हैं कि यह असंतोषजनक अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो अरुचिकर प्रभाव छोड़ता है। मानो एक अच्छा बालक केवल अपनी उच्च योग्यता के बल पर अवांछित भावनाओं को व्यक्त कर रहा हो। इसके बाद 7वां नंबर की है कि दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत समाजों के वर्गीकरण की भी आलोचना की गई। समाजों के वर्गीकरण में दुर्खिम ने सामाजिक विकास के ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टिकोण की उपेक्षा कर मध्यम वर्ग मार्ग अपनाया है। इसके बाद दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य की व्याख्या के नियमों की आलोचना करते हुए वाइन लिखते हैं कि अन्य सभी प्रकार के सामग्री की उपेक्षा करके सामाजिक तथ्य की व्याख्या दूसरे सामाजिक तथ्यों के द्वारा करने के प्रयत्न का असफल होना निश्चित है। इसके बाद कि रेनल्फ ने दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित निर्वचन की पद्धति के विरुद्ध 2 आपत्तियां उठाई, जिसमें एक है कि सामाजिक तथ्यों का अंतर संबंध ज्ञात करने के लिए उन्हें माला के रूप में व्यवस्थित करने की कोई अर्थपूर्ण प्रक्रिया संभव नहीं है। दूसरा है कि दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों में कार्यकारण संबंध ज्ञात करने के लिए अनुमान या कल्पना का प्रयोग करने पर बल दिया है। अनेक आलोचनाओं के बावजूद भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम तथा सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खिम की समाजशास्त्र की एक महान देन है। इस ग्रंथ की भाषा सरल, स्पष्ट एवं रोचक है। एक नवोदित विज्ञान के रूप में उसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं वैज्ञानिक पद्धति स्थापित करने में आशातीत सफलता प्राप्त की। समाजशास्त्र में रुचि रखने वाले विद्वानों ने के लिए उसने सिद्धांत और पद्धति शास्त्र दोनों क्षेत्रों में ध्रुवतारे की भांति मार्गदर्शन का कार्य किया है। उसने ऑगस्ट काम्टे की वैज्ञानिकता तथा प्रत्यक्षवाद, वैश्विकता तथा व्यावहारिक प्रयोगों को अपने समाजशास्त्र का केंद्रीय तत्व बनाकर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए ही कैटलिन ने दुर्खिम को पद्धति का आचार्य कहा, एक ऐसी पद्धति का जिसके सफल परीक्षण हुए हैं।
बीरिस्टर ने दुर्खिम के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए लिखा कि दुर्खिम वास्तविक अर्थ में समाजशास्त्र के विज्ञान की स्थापना की दशा में विश्वव्यापी आंदोलन का प्रेरणा था। पद्धति पर उसकी पुस्तक एक घोषणा पत्र थी जिसने समस्त पाठकों के समक्ष घोषित किया कि समाजशास्त्र का विज्ञान केवल संभव ही नहीं वरन यह आवश्यक भी था। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।